क्लास में पहली क्लास होगी आप लोगों की ऑफलाइन, मतलब कोरोना काल के बाद। अच्छा लग रहा होगा ना? लग रहा है कि मानव जो है वो कहा जाता है ना कि वो सामाजिक प्राणी है। तो लग रहा होगा कि हाँ, प्राणी तो हैं समाज। अभी तक घर से निकलकर समाज से जुड़ गए हैं। मैं हैं? कई वर्षों के बाद। और 1.5 साल का वक्त तो पूरा बीत गया ना उसी में। फिर कभी आए, रेगुलर क्लासेस तो नहीं रही होंगी कभी भी ना। हम लोगों के साथ भी ऐसा है। इसी वजह से टीचर जो है वो आपका बोर्ड छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। जैसे बहुत दिनों से होता है ना कि हम लोगों का क्या होता है ना कि मतलब पढ़ाना जो है वो सिर्फ फिर एक एक वक्त शुरुआत होती है किसी और पैशन के साथ, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये हमारा सुबह शाम का शेड्यूल होता है। और अगर किसी को दिन भर भी बैठा दो वैसे 1.5 साल से, तो बेचारा। और ऑनलाइन क्लासेस में वो मजा कहाँ है जहाँ तक आप लोगों के चेहरे, खूबसूरत चेहरे ना देखें, ठीक है, तो फिर कहाँ मजा है फिर उस चीज का। फिर होता है उसमें पता ही नहीं चलता किसको पढ़ा रहे हैं, और आपको भी नहीं समझ में आता किससे पढ़ रहे हैं। कोई दूसरा पढ़ा रहा हो फोटो लगाकर। तो वो ऑनलाइन का मजा नहीं, ऑफलाइन का अपना वो है और क्रेज है। तो टीचर का भी यही हाल है और स्टूडेंट का भी यही हाल है। लेकिन ये अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बहुत दिनों बाद मैं इतने बच्चे देखा एक साथ। और नहीं नहीं, बीच में मैं गया था एक आसाम में उस वक्त नहीं था, तो आसाम में मेरी क्लासेस थी और ईटानगर में, तो वहाँ पे लिया था। उसके अलावा तो बीच में इलाहाबाद भी गया था। लेकिन अभी काफ़ी दिनों बाद, सेकेंड वेव्स के बाद पहली क्लास। चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे आप लोग? आप लोगों के यहाँ एमपीपीसीएस में भाई एमपी के बारे में बहुत पूछा जाता है। मैं पेपर देखता हूँ, बिल्कुल लगता है कि एमपी के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब ये चाहते ही नहीं कि यूपी वाला एग्जाम दे, एमपी के बारे में ही जानकारी पूछते हैं। चलिए, मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ डॉक्टर सलीम, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से हूँ। और दिल्ली से आपके लिए आया हूँ साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो विज्ञान आपका प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, आपने देखा होगा। तो अभी तो हम लोग प्रीलिम्स को फोकस करेंगे क्योंकि एग्जाम प्रीलिम्स के अभी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीलिम्स को फोकस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मेंस में उसको मेंस की स्ट्रैटेजी से प्रोसीड करेंगे। तो तो यहाँ पर देखिए, एमपीपीसीएस में जो सिलेबस है उनका जो फोकस है, 2 पार्ट हैं उनके पूरे सिलेबस के। 2 पार्ट हैं, आपने देखे होंगे कि एक सेक्शन उन्होंने लाइफ साइंसेस से दे रखा है, मतलब उसमें ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। देखा है ना, सिलेबस तो सबने देखा होगा, ये एक्सपेक्टेशंस तो रखी जा सकती हैं। तो एक मानव के शरीर में क्या चीजें होती हैं, ठीक है, जीव क्या होते हैं, ठीक है, जीवों से जितनी भी जुड़ी चीजें होती हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा सेक्शन आ जाता है, कभी कभी टेक्निकल पार्ट से वो चले जाते हैं, जैसे कि कभी कभी कंप्यूटर साइंस की कुछ बेसिक्स आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, कभी कोई करंट अफेयर में कोई डिस्कशन, कोई चीज मशहूर है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फोकस दोनों तरफ है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस, जिसे हम जीव विज्ञान या जीव विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल आता है, और टेक्निकल में ज्यादातर मैंने देखा क्वेश्चन आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अ, जैविक, जो जीव विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है, वो देखूंगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो पार्ट होगा, करंट अफेयर से जुड़ा होगा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो देखूंगा। ठीक है। और कुछ बेसिक साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बेसिक होती है वो फ्यूचर में देखा जाएगा कि हो सकता है कि एक इंजीनियर साहब हैं, बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं, तो वो आपको देखेंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस या टेक्नोलॉजी से, तो वो मैं डील कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से, और बहुत ही मजे से पढ़ेंगे। ठीक है। और हर क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, बस ये सोच रखे रखिए। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं?
साइंस बैकग्राउंड से। ये भी एक विडंबना है कि सिविल सर्विसेज बनाया गया था आर्ट्स वालों के लिए, लेकिन कुछ सालों में ऐसा कुछ बदलाव आया कि साइंस वाले ज़्यादातर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, और साइंस वालों का दबदबा तैयारी में भी है और रिजल्ट में भी है। ठीक है, अब वो बहुत सारी नीतियां रही हैं, अब उस नीतियों पर क्या डिस्कशन किया जाए, लेकिन फिर भी सभी को पूरा मतलब मौका है और सब लोग अच्छे से प्रयास कीजिए। तो साइंस बैकग्राउंड में कहाँ कितने लोग हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं? हाँ, आप हैं। चलिए, आप भी हैं। चलिए, आप लोगों से मैं बीच बीच में सहायता लूंगा, ठीक है? मतलब भाई, आपको ही असिस्ट असिस्ट करने वाला होना चाहिए ना। आप भी हैं बायोलॉजी से? नहीं है? और जो बायोलॉजी से नहीं है वो सिर्फ मजा लें, ठीक है? अब ये तीनों कह रहे हैं यार ये तो गड़बड़ हो गया, जबरदस्ती हाथ उठा दिए हमसे। चलिए, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं हिंदी में बताऊंगा, लेकिन मैं इंग्लिश टर्म भी यूज करता चलूंगा, जिससे कि क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया, मैं सूत्र कणिका भी बता सकता हूं, लेकिन सूत्र कणिका के नाम से बेहोशी आ जाएगी आपको। ठीक है, हिंदी अपने आप में इतनी क्लिष्ट है, ठीक है, कि अब उसको वो नहीं, लेकिन मैं हिंदी भी बताऊंगा और उसके साथ साथ इंग्लिश। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, दोनों कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सहायता मिले। मुझे क्या, मैं हिंदी बता के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि आपकी सहायता के लिए मैं दोनों शब्द यूज कर लूंगा, ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। चलिए, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, कभी पढ़ा था हम लोगों ने साइंस, तो साइंस की शुरुआत हुई थी एक समय की बात है ना, जब शुरू किया गया था, 9वीं की क्लास में बुक में पढ़ा था। सेल एक चैप्टर था, कोशिका, याद है? एक समय की बात है। तो उस कोशिका में जो सबसे पहली परिभाषा थी वो क्या थी? याद है आप लोगों को किसी को? क्या थी? हाँ, ये लड़के सब पढ़ने वाले हैं, सारे आए। ठीक है, इनको अपनी पुरानी बातें याद हैं, तो अभी की तो याद ही होंगी। तो सेल की जो पहली डेफिनेशन लिखी थी, सबसे बेसिक स्टार्ट जो होता है वो सेल से था। और सेल की जो पहली डेफिनेशन थी, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, यही बताया गया था ना, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो अब इसमें दो शब्द आ गए, संरचनात्मक और कार्यात्मक। इनको बता तो दिया गया था, लेकिन इसे समझाया नहीं गया था, और जब समझे नहीं तो इसी वजह से इस क्लास में बैठे हुए हैं। उस जमाने में अगर समझ लेते तो इस क्लास में कोई जरूरत थोड़ी ना होती क्लास में बैठने की। देखो, चाहे स्टेट पीसीएस यूपीएससी तक की मैं बात कर रहा हूं, यूपीएससी में भी 10th स्टैंडर्ड से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से कहा जाता है ना, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। क्यों फोकस किया जाता है? इसी वजह से फोकस किया जाता है कि एनसीईआरटी वो 9th 10th में ही वो इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जो आप पढ़ते हैं ना, जो आपकी आंखों से थोड़ा सा, हाँ, मतलब आप पढ़ते पढ़ते जो गायब हो जाता है वही उठा के वो क्वेश्चन दे देते हैं आपको। बहुत टफ पेपर था सर, और मैं सारे क्वेश्चन वहीं से दिखा सकता हूं। तो हम लोगों ने जब पढ़ना था तो उस वक्त सही से पढ़ा नहीं, वो मौका भी नहीं था, वो उम्र भी नहीं थी पढ़ने की। अब आया है मौका तो अब पढ़ रहे हैं, तो अब एक्स्ट्रा पैसा दे के पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो भी है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ना चाहिए, अब उसको छोड़ना नहीं। अब हम समझेंगे, ठीक है? तो पहली डेफिनेशन वही लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं उसे समझाता हूं कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है? अब दो शब्द इसके अंदर जो, अच्छा, कार्यात्मक को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो संरचनात्मक और कार्यात्मक, ठीक है? अब संरचनात्मक और कार्यात्मक का मतलब समझते हैं, क्यों हम इसे संरचनात्मक इकाई बोलते हैं और क्यों हम इसे कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं,
चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, सभी का निर्माण जो है वो कोशिका से हुआ है, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। उसको अगर हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये देखते हैं कि इस कमरे को हम देख रहे हैं, चारों तरफ इस कमरे को देख रहे हैं, ये कमरा एक संरचना है कि नहीं है? और इस संरचना को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसकी दीवार को, ठीक है, थोड़ा सा साफ करें और इसको, इसके प्लास्टर वगैरह को हटा कर देखें, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि छोटी छोटी ऐसी आपको कुछ इकाइयां दिखाई पड़ेंगी, और ये जो इकाइयां होती हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और इसी इकाइयों के, हजारों इकाइयों के आपस में जुड़ने से एक बिल्डिंग की दीवार खड़ी होती है। तो अगर हम आपसे कहें कि इस इकाई को हम नाम क्या देते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें कहते हैं ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इस कमरे की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, तो आप बताएंगे ईंटें हैं। ईंटें क्या हैं? इस पूरे संरचना की, इस पूरे कमरे की संरचना की क्या है? ठीक है, रचनात्मक इकाई है। उसी तरीके से इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी, हम हो, कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी हो, अगर हम उनके शरीर की संरचना को देखेंगे और अगर माइक्रोस्कोप से, मैं अपनी ये हाथ है और इस हाथ को माइक्रोस्कोप से अभी देखना शुरू करूं, तो मेरे हाथ पे भी ऐसी छोटी छोटी इकाइयां आपको दिखाई देंगी, और ऐसी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस इकाइयां आपको मेरी पूरी बॉडी में, ऐसी ईंटें जो हैं आपको मेरी पूरी बॉडी में दिखाई देंगी। और जब उन ईंटों से, मिट्टी की ईंटों से, ठीक है, ईंटों से इस पूरे कमरे का निर्माण हुआ, तो मैंने कहा कि मिट्टी की जो ईंटें हैं वो संरचनात्मक इकाई हैं इस संरचना की। तो हमारे पूरे शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का ऐसी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर निर्माण हुआ, तो डेफिनेटली हम उसे क्या बोलेंगे कि ये नहीं, कोशिका नहीं, पहले बात समझिए, ठीक है, ये जो इकाइयां हैं ये किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई है, कहेंगे। तो जैसे इस कमरे की संरचनात्मक इकाई ईंटें हैं, वैसे ही इस पूरे शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं, ठीक है, कोशिकाएं इसकी संरचनात्मक इकाई है। तो क्यों संरचनात्मक इकाई कहते हैं हम? इस वजह से संरचनात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि ये किसी भी जीव की संरचना का निर्माण करती है। बिना इसके कोई भी जीव इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो इस दुनिया में नहीं पैदा हो सकता जब तक कि उनकी, इसके शरीर में कोशिकाएं मौजूद ना हो। डिपेंड करता है, कभी कभी एक कोश की जीव होते हैं और कभी कभी बहुकोश की जीव होते हैं। कभी कभी कुछ जीवों में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, और कुछ हमारे जैसे जीव होते हैं जिनमें माना जाता है 11 से लेकर 13 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 11 to 13 ट्रिलियन। अब उसे जोड़िएगा कितने जीरो होते हैं, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही? इतने शरीर की होती हैं। हमारे शरीर के कोई भी अंग, हम बाहर से देख रहे हैं, स्किन, ये भी कोशिकाओं से बनी हुई है। हम अगर अपना अभी पूरी बॉडी को अंदर डाइसेक्शन करें तो अंदर मुझे जो ऑर्गन्स दिखाई पड़ेंगे, अंग दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो लिवर होगा, चाहे पेंक्रियास होगा, चाहे स्टमक होगा, ठीक है, जो भी अंग मेरे शरीर, वो भी किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारे शरीर की पूर्ण संरचना का निर्माण कौन करता है? कोशिकाएं करती हैं। इसी वजह से उसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बिना समझे आगे की बातें जो पूछी जाएंगी वो समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। इस जो डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, उसको मैं थोड़ा सा खोल करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात तो क्लियर हो गई, क्यों संरचनात्मक इकाई कहते हैं। दूसरा, कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। मतलब पहला बात आप इसे कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो याद रख लीजिए कि हमारे शरीर में जितनी भी, क्योंकि हम जीव हैं और जीवों को
निर्जीव से अलग कैसे किया जाता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ फीचर्स पाए जाते हैं, हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो निर्जीवों से अलग होते हैं। जैसे जीव के, आप अगर मैं कहूं कि इसमें और मुझ में और इसमें कौन जीव है, तो आप कहेंगे कोई बिना देखे यस ये जीव है। क्यों ऐसा आपने कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे अंदर कुछ फीचर्स देख रहे हैं जो कि जीवों के लक्षण हैं, जीवों के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जीवों के लक्षण क्या है? जीवों का लक्षण है कि वो श्वसन की प्रक्रिया करता है, जीवों के लक्षण है कि वो पाचन की प्रक्रिया करता है, जीवों का लक्षण है कि वो मूवमेंट कर लेता है, कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, जीवों के लक्षण है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जनन कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आए? तो मेरे अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि जीवों के लक्षण कहलाते हैं। इसी वजह से आप कह देते हैं मैं जीव हूं, ये निर्जीव है। तो हमारा शरीर क्योंकि कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से बना है, तो हमारे शरीर जब पूर्ण रूप से कोशिकाओं का बना हुआ है, तो हमारे शरीर में जो जीवन के लक्षण हैं वो एक्चुअली हमारे जीवन के लक्षण नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में हमारा शरीर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है उनके सामूहिक लक्षण को ही हम किसी जीव के लक्षण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो सब की सब क्या है? जीवित हैं, या कभी ना कभी जीवित थी। बात समझ में रही है? जीवित थी मतलब क्या है सर? जीवित का मतलब क्या जीवन के लक्षण दिखाती थी? बिल्कुल दिखाती थी। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर जीवन के लक्षण मौजूद होते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, अगर मैं अपने हाथ की कोशिकाएं निकाल कर उसकी एनालिसिस करूं तो पता चलेगा कि उसके अंदर श्वसन भी हो रहा है, उसके अंदर पाचन भी हो रहा है, उसके अंदर जनन की भी क्षमता है, और उसके अंदर जो है उसके अंदर और भी जो भी जीवन के लक्षण होते हैं सारे के सारे अंदर मौजूद होते हैं। बात समझ? और जब वो सामूहिक रूप से कार्य करती हैं तो वही हम कहते हैं ये जीव का लक्षण है। असल में जीव का लक्षण नहीं, वो उन जो जीव जो है जिन कोशिकाओं से बना है, जिन कोशिकाओं से बना है उनका सामूहिक लक्षण ही हम किसी जीव का लक्षण कहलाते हैं। अब इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। ठीक है, उसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान लीजिए हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, एक अंग है जिसे हम पेंक्रियास कहते हैं। सुना है नाम इसका आपने? हिंदी में इसे बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसे? अग्नाशय। समझिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अग्नाशय। अब ये अग्नाशय जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, मैंने बताया ना हर अंग किससे बना है? कोशिका से। तो ये जिस कोशिका से बना है उनमें 3 कोशिकाएं आती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, क्या होती हैं? डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा, तो मान लीजिए ये जो अग्नाशय है, मैं अल्फा बीटा को अलग करता हूं, बीटा अल्फा डेल्टा को अलग करता हूं, बीटा को समझता हूं। मान लीजिए ये पेंक्रियास जो है वो बीटा सेल से बना हुआ है, बीटा सेल से बना हुआ, बीटा कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, बीटा कोशिकाओं से बना हुआ है। मान लीजिए इस पेंक्रियास को बनाने के लिए 100 बीटा सेल्स का यूज हुआ है, 100 बीटा सेल्स से ये बना हुआ है। इसे समझिएगा, कॉन्सेप्ट मजा आएगा इसको समझने के बाद। अब ये 100 बीटा सेल्स की हर एक सेल 1 ml इंसुलिन प्रोड्यूस, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फंक्शन करती हैं, जैविक प्रक्रियाएं करती हैं। तो हर एक सेल, बीटा सेल क्या करती है? 1 ml एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ठीक है, तो बीटा सेल्स क्या काम करती हैं? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और मान लीजिए हर एक बीटा सेल 1 ml इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो 100 बीटा सेल्स कितना करती होंगी? 100 ml। यानी कि टोटल इंसुलिन हमारी बॉडी में मान लीजिए कि 100 ml प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो इंसुलिन है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी में जो आप खाने के साथ, खाने में ग्लूकोज लेते हैं, जो आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ऊर्जा के लिए, उस ग्लूकोज के लेवल को क्या करना? डिक्रीज कर देना, यानी कम कर देना। अब ये कम कैसे करती हैं सर? अब कम कैसे करती हैं? ठीक है, कुछ बताना चाह रहे हैं? कैसे कम करती हैं? ऐसे कम करती हैं
समझिएगा, मजा आएगा। ठीक है, कैसे कम कर देती हैं? एक्चुअली जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन हमारी बॉडी में किससे सीक्रेट होता है? बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और ये इंसुलिन हमारी बॉडी में जब सीक्रेट होता है तो इसका काम जानते हैं क्या होता है इंसुलिन का? बायोलॉजी वाले ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, क्या काम होता है कि एग्जैक्टली इंसुलिन का काम क्या होता है? जब आप खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये जो चावल और रोटी होती है इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, जिसे शर्करा बोलते हैं हिंदी में, तो ये शर्करा हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, ठीक है, और ब्लड शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। शुगर मतलब जो सिंपल शुगर होती है, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, उसमें बदल जाती है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब हमारे शरीर में हमारे खाने के साथ ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या रहता है? इंसुलिन क्या करता है कि जितना ग्लूकोज आता है उस ग्लूकोज को ले जाकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को उसकी मतलब ग्लूकोज अपनी कोशिका नहीं बल्कि शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहां पे इंसुलिन का काम समझ में आ गया? इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज जो ऊर्जा के लिए जरूरी है, हर कोशिका के लिए जरूरी है, उसको कहां तक पहुंचाने का काम करता है? हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। अब बात यहां पे समझिए कि इस कमरे में मान लीजिए 50 कोशिकाएं मौजूद हैं। ये कमरा एक अंग है, एक शरीर है, और इसमें 50 कोशिकाएं मौजूद हैं। अलग अलग अंग हैं, ये दूसरे अंग हैं, ये हार्ट है, ये किडनी है, कुछ भी अंग मौजूद हैं। समझ में आ रही बात? ये 50 अंग मौजूद हैं, 50 मान लीजिए 50 कोशिकाएं मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं हूं इंसुलिन, तो मुझे खाने के रूप में अभी इस वक्त 55 बंडल खाना दिया गया कि शाम का नाश्ता इन लोगों के लिए जरूरी है, इनको प्रोवाइड कर दीजिए। और मैं क्या हूं? इंसुलिन हूं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बायोलॉजी वाले खास ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही है? हमको दे दिया गया, मेरे पास 55 पैकेट पहुंचे, तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो एक्टिव इंसुलिन है हमारी बॉडी में, अगर वो बॉडी बीमार नहीं है तो वो क्या करेगी? उस इंसुलिन को लेगी, वो जो खाने के पैकेट आए हैं, ग्लूकोज के पैकेट आए हैं, उनको लेगी, तुरंत जल्दी 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 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। 50 सेल्स हैं, 50 सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 5 पैकेट फिर भी बच गए ना, तो वो 5 पैकेट अपने पास स्टोर करके उसको हमारे लिवर में बांध कर रख देता है। और क्यों रख देता है? कि हो सकता है इसमें कोई और भूखा हो जाए, कभी भूखा हो जाए, कोई ज्यादा खाता हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं वो पैकेट जो कि मैंने स्टोर किए हैं उसको निकाल कर किसको प्रोवाइड कर दूं? उस भूखी कोशिका को प्रोवाइड कर दूं। तो इंसुलिन का काम समझ में आया क्या है? क्या है इंसुलिन का काम? इंसुलिन का काम है हमारी बॉडी में पहुंचने वाले ग्लूकोज को डिस्ट्रीब्यूट करना और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने पास बांधकर पैकेट में लिवर में स्टोर कर देना, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो कोशिकाओं के काम आ जाए। ये है इंसुलिन का काम। आई बात समझ में? इंसुलिन का ये है असल में काम। क्लियर हो गई बात? अब मान लीजिए ये ग्लूकोज, अब अगर मान लीजिए मेरे पास, अब इसी वक्त समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी वक्त मेरे पास कोई ब्लड टेस्ट कर ले हमारा, मान लीजिए इसके अंदर एक इंजेक्शन डाले और ब्लड मेरा निकाल ले, और निकाल कर टेस्ट करे, ये अंग है ना पूरी बॉडी, और टेस्ट करे तो भाई देखें इसका ग्लूकोज कितना है, तो पता ये चलेगा अरे इसका ग्लूकोज तो नॉर्मल है, मतलब कोई बढ़ा उड़ा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि जितना पैकेट उसने ग्लूकोज का दिया था सब मैंने बांट दिया, और जो बचा था उसको स्टोर करके रख दिया। तो बॉडी का ग्लूकोज का लेवल बढ़ा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सब बढ़ चुका है। अब मान लीजिए कि आपके शरीर की बीटा सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं, ये 100 की जगह कितनी बचे? सिर्फ 50 बचे। आपको बीमारी कुछ हो गई, 50 बीटा सेल्स आपकी बॉडी में बची हुई हैं। अब आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 50 ml होगा, यानी इसकी कैपेसिटी क्या हो गई?
हट गई, बीमारी की वजह से हमारा पेंक्रियाज खराब हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बीटा सेल्स डैमेज हो गई हैं, 50 बीटा सेल्स ही बनी है, तो 50 ml इंसुलिन ही बनेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है जितना होना चाहिए, यानी मैं बीमार पड़ गया, मैं इंसुलिन हूं ना, मैं बीमार पड़ गया। और इसी वक्त 100 वो 55 जो है पैकेट फिर आए खाने के, रात वाले आए। अब क्या हूं, क्योंकि मैं बीमार हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, आराम आराम से इनको पहले पकड़ाऊंगा, फिर इनको पकड़ाऊंगा, फिर इनको पकड़ाऊंगा, फिर इनको पकड़ाऊंगा, समझ। और तब तक ये समय बीत रहा है, ये भूखी चिल्ला रही है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये मुझे चाहिए, ये चिल्ला रही है क्योंकि मेरे पास उतना दम नहीं है ना। तो ऐसे, और इसी वक्त इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आ गया, इंजेक्शन से डाल के ब्लड चेक कर रहा है। जब ब्लड चेक करेगा तो पता चलेगा, पूछेगा कितना ग्लूकोज के पैकेट बचे हैं, मैं कहूंगा सर अभी तो मैंने 10 ही बांटे, ठीक है, 45 बचे हुए हैं। तो हमेशा ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, हाई मिलेगा आपको। तो इंसुलिन की कमी से ब्लड ग्लूकोज क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज बढ़ा क्यों मिलता है। इंसुलिन की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा क्यों मिलता है, क्योंकि असल में ब्लड ग्लूकोज, बॉडी में जो ग्लूकोज पहुंच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रहा है, उसकी कैपेसिटी इंसुलिन की नहीं उतनी हो पा रही है। बात आप समझ में आ रही है, उतनी कैपेसिटी नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, जब भी आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमेशा बड़ा मिलेगा। इससे सर दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत यह होगी कि ब्लड ग्लूकोज सही समय पे सही कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाए, ये कोशिकाएं बिना ग्लूकोज के मरने लगेंगी, और इनके ये अंग जो इधर की तरफ का जो कोशिकाओं वाला अंग है वो क्या होगा, खराब होने लगेगा, ठीक है। और इसी बीमारी को यानी कि बॉडी में हमेशा क्या मिलेगा, ग्लूकोज का लेवल हाई मिलेगा, और इसी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस दूसरी है, मेलाइटस दूसरी है, वो किसी दूसरी चीज की वजह से होती है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से तो हमेशा, अब कभी आपने देखा आपके घर में कोई पेशेंट होगा ग्लूकोज वाला, शुगर वाला, मधुमेह वाला होगा ना, तो हमेशा उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा मिलता है कि नहीं मिलता है, क्यों मिलता है समझ में आया। अगर ऐसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ा मिले तब तो अच्छी बात है ना, ग्लूकोज बढ़ा मिले, एनर्जी ज्यादा है, पता लगा उड़ता हुआ फिरे। लेकिन जो ग्लूकोज लेवल जिसका कम रहता है, बढ़ा रहता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो हमेशा थके महसूस करते हैं, ज्यादा काम नहीं कर पाते हमेशा। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी को ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है लेकिन वो थके हैं। क्यों थके हैं, क्योंकि ग्लूकोज उनकी बॉडी को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज ना यूज हो पाने की वजह से हमेशा बढ़ा मिल रहा है। आई बात समझ में। तो आपने यहां पर एक बीमारी भी समझ ली और उसके साथ साथ कोशिका का फंक्शन भी समझ लिया। मैं आया था कोशिका का फंक्शन समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन बीमारी भी समझा गया, ठीक है, डायबिटीज बीमारी भी आपको समझा गया। लेकिन मैं यहां पे जो समझाना चाहता तो उसे समझ लो। मैंने कहा था कि जब आपके बॉडी के सारे ऑर्गन कोशिका से बने हैं तो इसलिए इसे कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे शरीर की जो संरचना है वो तो कोशिका से बनी हुई है, इसके अलावा हमारा शरीर जो कार्य कर रहा है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, कोशिकाएं। अगर कोशिकाएं सही से कार्य कर रही हैं तो अंग सही से कार्य कर रहा है, और अगर कोशिकाएं सही से कार्य नहीं कर रही हैं तो अंग भी सही से कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे शरीर की सिर्फ संरचनात्मक इकाई ही कोशिका नहीं है, बल्कि कार्यात्मक इकाई भी कोशिका है। यानी हमारे शरीर के अंग है, हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स आराम से कर रहा है, क्योंकि इसकी मान लीजिए 100 कोशिकाओं का से बना हुआ ये हार्ट है, और ये हार्ट जब 100 कोशिकाएं सही से काम कर रही हैं तो सही से स्पंदन कर रहा है।
लेकिन इसी में से 50 कोशिकाएं खराब हो जाए तो काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब इसकी संरचना 50, अगर 100 कोशिकाओं से बनी है तो संरचनात्मक इकाई तो है ही कोशिका, लेकिन कार्यात्मक इकाई भी कोशिका ही है। आई बात समझ में? तो अब आपको समझ, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। संरचनात्मक इकाई किसे क्यों कहते हैं और कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। संरचनात्मक इकाई, ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई, 100% बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेल को आप इमेजिन कर पाएंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या कैसे कैसे फंक्शन होते हैं। इसके अलावा आपने डायबिटीज मेलाइटस भी समझ लिया। डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस किस रोग से होता है? किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। ग्लूकोज का लेवल इसमें हमेशा आपको हाई मिलेगा। क्यों हाई मिलेगा? ये बड़े बड़े ये कॉन्सेप्ट ना बायोलॉजी से पढ़ने वाले बेचारे भी नहीं जान पाते हैं, कभी कभी उनसे मिस हो जाता है। ठीक है, क्यों क्यों अगर पूछ लिया जाता है क्यों, मुस्कुरा रही है मैडम, ठीक है, क्यों क्यों, तो ये नहीं, हाँ ये डायबिटीज, हाँ सर होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। क्यों? हाँ ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ा है, क्यों होता है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बायोलॉजी वालों का भी, इसीलिए मैं बायोलॉजी वालों को फोकस कर रहा था। आपका क्लियर हो गया? ग्लूकोज क्यों बढ़ा मिलता है हमेशा? क्योंकि ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता, इसलिए बढ़ा मिलता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या करोगे? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओगे। अब सफिशिएंट अमाउंट में बाहर से आपने इंसुलिन दे दी तो आपकी फिर चंगे हो गए, सारा ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपने बाहरी से इंडोर्स कर लिया ना, इंडोर्स कर लिया, बाहर से आता। ठीक है, तो जब यहां पे पढ़ रहे तो ये नोट भी कर लीजिए कि डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहां से निकलता है? पेंक्रियास की अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से बनता है। बीटा कोशिकाओं से बनता है इंसुलिन। किससे बनता है? बीटा कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, किसके? पेंक्रियास यानी अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है। और जिसको और भी थोड़ी जानकारी इकट्ठा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे एमपीपीसीएस की पूछ ले, लेकिन अपने जानकारी के लिए किसी के ऊपर भौकाल मारने के लिए कभी कभी तुम लोग पढ़ाई ये भी करते हो कि सामने वाले पर भौकाल बना रहा है। ठीक है, मतलब चार लोगों में भी बैठो तो लगे कि हाँ पढ़े लिखे आदमी हो, तो बताओ, तो उसमें वो लिख लेना कि भाई ग्लूकोज का लेवल इसलिए बढ़ा मिलता है क्योंकि उसका उपयोग शरीर में नहीं हो पाता। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। कोचिंग्स वगैरह में कोचिंग्स वगैरह में होता क्या है कि टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो टेस्ट में जब नंबर आते हैं तो मान लीजिए किसी के इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में नंबर अच्छे आ गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इकोनॉमिक्स वाला जो बच्चा होता है जो टॉप किए रहता है वो भौकाल बना लेता है अपने चारों तरफ। दो चार लोग पूछे कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो बेचारा क्या करता है कि तुम लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो वो क्या होता है बड़े स्टाइल में, मतलब अब तो मैं टॉप कर जाऊंगा, एमपीबीसीएस तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में वो क्या होता है, चारों तरफ लोगों से घिर जाता है, तो उससे जो फायदा पहुंचाने वाले होते हैं, कैसे पढ़ी तुम, उसको पढ़ाने लगे, उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, इस चक्कर में क्या होता है वो साल भर इकोनॉमिक्स सॉल्व करता रहता है कि भोकाल कम ना होने पाए। भाई मार्केट बनी तो है ना उसकी, उस चक्कर में क्या हो साल भर उसी में निकल जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन बाद टीचर बन जाता है। ठीक है, लेकिन सिविल सर्वेंट नहीं बन पाता। इसलिए कभी इस सब चक्कर में मत पढ़ना। एक सब्जेक्ट तुम्हारा मजबूत है तो दूसरे सब्जेक्ट पर मेहनत करो, जिस जो तुम्हारे कमजोर है चालाकी दिखाओ। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, एमपीपीसीएस से ही सेलेक्टेड है वो, तो शायद तुम लोग जानते भी होगे, पूजा नाम है उसका, और वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में ने सिलेक्शन लिया था,
और पूजा जो है वो 21 साल की हुई तक नहीं थी और उसने पहले अटेम्प्ट में ले लिया था। और वो स्टूडेंट जो मेरी है वो मतलब मैं बहुत करीबी है, मतलब जैसे होता है ना कि एक एक होते हैं स्टूडेंट, एक होते हैं भक्त स्टूडेंट, मतलब बिल्कुल मतलब जैसा आप कहेंगे वैसा करने वाले। तो वो बच्ची बहुत टैलेंट है, मतलब बहुत सारे, मतलब उसका जो लेवल था वो मतलब 21-20 साल की थी तभी उसका सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसको कोई वो पीसी वो एसडीएम रैंक नहीं मिल पाई उसको, तो उसको मिली थी वो थाने, वो एक 18 साल की उम्र के लिए होता है पोस्ट, जिसमें मिनिमम एज मानते हैं वो जेलर, डिप्टी जेलर की, उसमें 18 ईयर्स ही मांगते हैं ना शायद। तो वो मिला फिर उसको, मतलब इतना वो उसमें। और अभी तक वो 5 मतलब 4-5 बार अलग अलग पोस्ट पे तुम्हारे यहाँ निकाल चुकी है, यूपीएससी में उसका इंटरव्यू तक आ चुका है, बहुत अच्छी है। कभी उसको मौका मिला तो मैं उसको बुलाऊंगा, बहुत टैलेंटेड, मतलब टैलेंटेड पढ़ने लिखने में के ये नहीं कि वो बहुत हाई फाई स्कूल से पढ़ी हुई है, अंग्रेजी मीडियम माध्यम से है। एक होता है ना हिंदी माध्यम वालों का एक अलग अंग्रेजी माध्यम की होगी सर, जिसके बारे में बताया, शुद्ध रूप से हिंदी माध्यम। और उसके फादर यहीं पर बहुत बड़े परिवार की होगी सब सर ना, उसके फादर जो है आपके इसी एमपी जो बस सर्विसेज होती है उसमें कंडक्टर की पोस्ट पर है? हाँ जान पहुंच गए तुम, घर तक मत बता, घर तक पहुंच जाओगे तुम उसके, ठीक है। और वो बहुत अच्छी, उससे पूछना सलीम सर तो तो मैं उसका देखता था, वो लड़की बिल्कुल शांति से मेहनत, टॉप कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको भौकाल में नहीं ला सकते उसका, ये मैंने बहुत अच्छा देखा। तुम कह दो कि बहुत अच्छा लिखती हो पूजा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, अरे सर ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब हम्बल से जवाब देना। तो ये हमेशा याद रख लेना, जो लोग जितने हम्बल होते हैं और जितना अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश करते हैं, वही ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, ठीक है, ये अपने अंदर हमेशा रखना। मुझे उसकी याद आ गई, इस वजह से मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। कभी रहा तो यहाँ आएगी तो मुलाकात भी करवा दूंगा, उससे सीखना। मतलब वो कविता कवियत्री भी है, वो अपना पूरा इंटरव्यू कविता पे कर देती है, बोर्ड बैठा रहता अपना कवि, क्या शौक क्या है आपका? कविता, चलो फिर 2 कविता सुनाओ, 2 कविता सुना दिया, 3 कविता इस पर सुनाओ, इसी पूरा अगले 40 मिनट इसी पे चल रहा है, कविता उतर सुना के चली आती है, और नंबर अच्छे खासे उसको मिल जाते हैं। वैसे भी अच्छी है वो, बहुत अच्छा लिखती भी है, मीन्स की आंसर राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेल, ये बात तो बिल्कुल सबको क्लियर हो गई ना, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करूंगा तो परेशान मत हो जाना, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं ना, मैं जानबूझ के यूज करता हूं क्योंकि तुम लोग इससे अपने घबराओ मत, इंग्लिश सीखो, ठीक है। इंग्लिश एक्चुअली आज की जरूरत है, यहां नहीं सीखोगे तो एकेडमी में सीखोगे जाकर, ठीक है। और इंग्लिश है कुछ नहीं, एक कम्युनिकेशन का सिर्फ माध्यम भर है, लेकिन हमारे यहां इसको स्टेटस सिंबल बना दिया गया, ये हमारी अनफॉर्चुनेटली, ये हमारा एक तरीके से कहेंगे कि बहुत बड़ी कमी है। चाइनीज चाइना में काम कर रहे हैं, चाइनीज में, रशियन रशियन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जापान जापानीज में काम कर रहा है, जर्मन जर्मनीज में काम कर रहे हैं, और हम यहां पर अपने भाषा से शर्मिंदा होते हैं। तो कभी शर्मिंदा मत होना। अरे मैं इसीलिए कभी पूजा को बुलाऊंगा, उसके अंदर तुम देखो यार, उसके अंदर हिंदी माध्यम की थी और हिंदी माध्यम में ऐसी बात कर देगी सर, मतलब आपको लगेगा यार ये लड़की, मतलब ये मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल आप देखिए, कहीं बैठा दीजिए उसको, खड़ा कर दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला इधर उधर उधर दाएं बाएं करके निकल जाएगा, वो अपनी हिंदी से इम्पैक्ट डालती है। वो जो कविताएं लिखते हैं उसका इतना वजन वाली कविताएं रहती है, जबरदस्त। तो अपना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाओ, और ये सब जगह है, ये मैं जानता हूँ, मैं इलाहाबाद क्लासेस लेने जाता हूँ प्रयागराज, वहां भी बच्चा जो है हमारा परेशान रहता है, और इसी वजह से मैं उनको लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, नहीं कर सकते हो भैया, तुम कर दो, तुम्हारे लिए एग्जाम बना है। तुम्हारे एमपीपीसीएस में सबसे मजेदार बात, जो सबसे अच्छी चीज लगी, पहले हिंदी में पेपर लिखा रहेगा फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा। अभी तक 2019 तक तो करते थे, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। वरना तुम किसी और सब जगह पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, मतलब सम्मान उन्होंने भी किया है, इसलिए बिल्कुल सम्मानित महसूस करें आप लोग, ठीक है। अपने देश की भाषा, अपने कल्चर, इन सब से बहुत मोहब्बत करनी है आपको। अब ये हो गया। अब आपने वो डेफिनेशन क्लियर कर दी, तो सर आपने इतना भौकाल सेल का बना दिया, मुझे सेल के बारे में इतनी बातें बता दी,
तो सर सेल दिखती कैसे, उसे भी देख लेते हैं। सेल कैसे दिखती है, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, कुछ लोग दोबारा देख लेंगे, क्या दिक्कत है ना, देखते हैं। तो सेल के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो सेल कई शेप की हो सकती है, मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, कई शेप की, अलग अलग अंगों की अलग अलग कोशिकाएं। ये यहाँ की कोशिकाएं लोगे किसी अलग कलर स्ट्रक्चर की होंगी, ब्रेन की कोशिका लोगे तो अलग स्ट्रक्चर की होगी, ठीक है, हार्ट की लोगे तो अलग स्ट्रक्चर की होगी, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे ही होती है। सबसे बाहरी जो दीवार होती है, जब कोई घर बनाया जाता है तो उसकी बाहरी दीवारें बनती हैं ना, तो जो बाहरी दीवारें कोशिकाओं की होती हैं उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसे, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सुनिएगा फिर बात, ये सबसे आउटर मोस्ट होती हैं, प्लांट में भी पाई जाती हैं, एनिमल्स में भी पाई जाती हैं, पौधों में भी पाई जाती हैं, जंतुओं में भी पाई जाती हैं, ठीक है। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये सेमी परमिएबल होती हैं या सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, यानी चयनात्मक पारगम्य होती हैं। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब समझ लीजिए, चयनात्मक पारगम्यता का मतलब यह हुआ कि सिर्फ चुनी हुई चीजों को अंदर जाने देंगी, सभी चीजों को अंदर नहीं जाने देंगी। पता लगा कोई भी टॉक्सिन चला आ रहा है टहलता हुआ ब्लड से, हमें भी अंदर आने दो, नहीं, उनको नहीं जाना देना है। कोई भी जहर है जो हमारी कोशिका को नुकसान पहुंचा देता है, वो उसको नहीं जाने देंगी। उसी जगह पे दवा आ रही है तो दवा को अंदर जाने दे देंगे, जाओ भाई तुम्हारा काम है यहां पर। आई बात समझ में, तो ये हो गया। इसके अलावा पानी को अंदर जाने दे रही हैं, किसी दूसरे मटेरियल को नहीं जाने दे रही हैं। आई बात समझ में, जब फोटोग्राफी करते हुए कॉन्शियस हो जाता हूं मैं, ठीक है। नहीं, अब नेचुरल लेना, ठीक है। तो बात समझ में आ रही, तो अब वो सारी चीजें हो गई। तो कुछ चीजों को अंदर आने देती हैं और कुछ चीजों को अंदर नहीं आती हैं, तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है ये चयनात्मक पारगम्य होती हैं। बात समझ में आ रही है, तो लिख लीजिए कि कोशिका झिल्ली, ठीक है, किसी सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका तथा पौधों की ये पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं, दोनों में पाई जाती हैं, दोनों में पाई जाती हैं। यह व्यवहारिक रूप से, या व्यवहार, इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा आप लोग, इस वजह से ना, क्योंकि पॉइंट वाइज आपके याद करने में आपको आसानी रहेगी। प्रीलिम्स के लिए हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए, मेंस के लिए उसको पैराग्राफ वाइज लिखिए, ठीक है। या व्यवहारिक रूप से चयनात्मक पारगम्य या सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, ठीक है, चयनात्मक पारगम्य या सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का तो मतलब समझ गए ना आप लोग, समझाने की जरूरत नहीं है ना। चयनात्मक पारगम्य होती हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, चयनात्मक पारगम्य होती हैं। एक्चुअली आज मैं सफर करके आया, अब बहुत दिन बाद सफर किया, तो सफर हो गया मेरे साथ। सफर समझ ना, इंग्लिश वाला सफर। तो सफर बहुत दिन बाद करने पर वो सफरिंग हो गई है, और फिर सुबह सुबह वो रात भर मुझे नींद नहीं आई। कई बार मुझे इतनी एंग्जाइटी हुई, और ट्रेन का सफर मतलब बहुत दिनों बाद ये करने का मौका, तो एंग्जाइटी इतनी हो रही थी, मेरा मन हुआ कि मैं उतर जाऊं झांसी पे, तो मैं बाहर भी निकल गया था। तो वो बहुत टेंशन मुझे हो रही थी। तो एक तो वो रात भर सो नहीं पाया, फिर सुबह सुबह क्लासेस थी, क्लासेस लिया। दिन में जो है हमारे कुछ यहाँ पे मतलब मैं पहली बार भोपाल पहली बार आया हूँ, लेकिन अपनी जो है यहाँ पर मतलब, हाँ भौकाल है, ठीक है। तो सब इंतजार कर रहे थे, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। तो वो सब दोपहर में आ गए, तो उन्होंने यहाँ पे कोई डीबी उबी मॉल है, क्या नाम है मॉल,
टीबी मॉल है ना, वहां उठा ले गए, वहां चलिए लंच हमारे साथ करिए, वहां चला गया, मैं रेस्ट कर नहीं पाया और फिर अभी आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो इसलिए वो गला जो है वो आज लेनी पड़ेगी रात में। अरे कुछ और नहीं लेना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, समझे? दवा मतलब कौन सी दवा बता भी दे रहा हूं, तुम लोग पता है, एलेग्रा 120 ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल दोनों में पाई जाती हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को कभी कभी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनको चारों तरफ से घेरती है एक और मेम्ब्रेन, सभी में नहीं, कुछ में एक मेम्ब्रेन और घेरती है, और वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेल वॉल। क्या कहलाती है? सेल वॉल। इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। वो क्या है? कोशिका झिल्ली। वो क्या हो गई? कोशिका भित्ति। ठीक है, भित्ति। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है ना, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड देख लीजिए, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा कि ये जो सेल वॉल है ना, ये कहां कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है प्लांट्स में, यानी पौधों में, पादप में। ठीक, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ी कुछ नया पूछेगा ना। तो ये पूछेगा पौधों के अलावा किस में पाई जाती है, यहीं पे तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो पौधों में तो सभी को पता हो जाता है ना, तो पौधों में पाई जाती हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, आजकल बैक्टीरिया वायरस का खूब नाम चल रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, इसके अलावा बैक्टीरिया में भी पाई जाती हैं। ठीक है, सुन लो, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल, इसमें भी पाई जाती हैं। इसके अलावा फंगस, कवक, इसमें भी पाई जाती हैं। आई बात समझ में? तो बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। ठीक है, ब्लू ग्रीन को क्या बोलते हैं? नीले हरित शैवाल। और फंगस को क्या बोलते हैं? कवक। इन सब जगहों पे पाई जाती हैं। तो आपसे क्या दे देगा? पूछ लेगा। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा किस में पाई जाती, पूछे इसमें नहीं पाई जाती है, और उसी में लिखा होगा एनिमल सेल, जंतु कोशिका। तीन में दे देगा, बैक्टीरिया दे देगा, नीले हरित शैवाल दे देगा, और पौधे दे देगा, और एक जगह पे देगा जंतु कोशिका। आपको लगेगा सब में पाई जाएगी, सब में पाई जाएगी, और वहीं पर एक जंतु कोशिका गायब होगी, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। हो गई? नोट कर लिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर? आजकल मास्क वाले में भी मामला है कि पता नहीं चलता कौन क्लास में बैठा हुआ है, कौन से नहीं बैठा हुआ है। क्यों? तुम्हारे मध्य प्रदेश में तो बड़े कम केसेस हैं। कितने हैं? कितने केसेस हैं? हैं? 2% एक्टिव केसेस हैं। नहीं मतलब नए केसेस क्या है, रोज का दर क्या है? 40-50? 10-20? एवरेज 20? चलो अब मामला यहां पर आ गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें। क्या पूछा जाता है? कि
जो पादप कोशिका की सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, किससे बनी होती है? सेलुलोज से। लेकिन ये नहीं पूछेगा अब, ये तो पता है ना, ये पूछ लेगा तो फिर कैसे मजा आएगा उसको। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसी में मैंने देखा ना एमपीपीसीएस का जो पेपर होता है, एमपीपीसीएस क्या करता है, उसको पता है उसका क्राइटेरिया वही है, अगर पादप कोशिका है तो उसी में घूमेगा, लेकिन उसको क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा पीछे बढ़ जाएगा, कोई दाएं बढ़ जाएगा, थोड़ा बाएं बढ़ जाएगा, उसी को घूम फिर कर क्वेश्चन उठा देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे उसको चारों तरफ से पढ़ लेंगे, कहीं से पूछ लो तुम, ठीक है। तो अब जैसे सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल, प्लांट्स की जो सेल वॉल है ये किससे बनी हुई है? सेलुलोज। अब ये जो सेलुलोज होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से। तो आखिर ये सेलुलोज है क्या? सेलुलोज है क्या, किस मटेरियल से बना होता है? तो आप बताइएगा कि ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ रही बात? कार्बोहाइड्रेट। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है? बात समझ में आ रही है? कैसा कार्बोहाइड्रेट है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो ये है पॉलीसैकेराइड। हो गई एनालिसिस? ठीक है, अब पूछे क्वेश्चन, दे दोगे ना जवाब? तो क्या है ये? सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में भी कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। इसकी तो कोई ऐसी खास हिंदी होती नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हिंदी में अपने उसमें देवनागरी लिपि में लिख लीजिएगा, यानी पॉलीसैकेराइड ऐसे लिखिएगा, पा आ की मात्रा, देवनागरी यही होती है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, और है कैसा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड, यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर इसका मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। क्लियर है? ठीक है, यही वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके हमको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा पढ़ना है कि कहीं से क्वेश्चन इधर उधर ना होने पाए। ठीक है, आज हो गया, लिख लिया क्या? कौन? तुम पूछ रही हो कुछ? क्या बताएं? देखो, हमारा सुनो, पूरी बात सुनो, सुन लो, जो लोग नहीं समझ पाए। हमारे हमारा जो मटेरियल्स यहाँ पे बेसिक मटेरियल आसपास मौजूद होते हैं, या हमने अपने खाने में लेते हैं, तो वो क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। तो ये जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर को बनाती है, हमारे शरीर को, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रोटीन। हमारे शरीर में जो कुछ बना हुआ है किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। और फैट क्या करती है? ऊर्जा भी देती है, और साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन को स्टोर भी करती है, और हमारे शरीर के अंदर तापमान को नियंत्रण भी करती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो तीन बेसिक मटेरियल होते हैं, उनमें से एक जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं तीन प्रकार के। ये सब मैं अभी जब भोजन पढ़ाऊंगा ना, खाद्य वाला ना पार्ट, जो एक चैप्टर है, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ यहां पर उसको याद कराता हुआ, मतलब उस चीज को यहीं पर बात आई तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, उसको कर रहा हूं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हो गए? मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब एक मॉलिक्यूल है, डाइसैकेराइड मतलब दो मॉलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो ये कैसा है? पॉलीसैकेराइड, यानी कि ये बहुत सारे C6H12O6 से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुई बात? पीछे तक बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मैंने गायब कर दिया उसको,
कैसे, इधर किधर से सही हो, ये इधर से, हम इसे गायब कर रहे थे। अरे अभी मत लिखो, वो जब हम फूड वाले चैप्टर्स को पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सब में डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। अभी बस इतना याद रख लो कि वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। चलिए, अब ये सेल वॉल भी समझ में आ गई, सेल मेम्ब्रेन भी समझ में आ गई। सेल वॉल के बारे में एक बात और याद रख लीजिएगा, ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कोई भी चीज इसके अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है। ये दो चीजों को रोकने का काम इसका नहीं है, किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का। तो मतलब क्या होता है, ये पारगम्य होती है, ठीक है। ये कैसी होती है? पारगम्य होती है। सेल वॉल कैसी होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है, ठीक है। पारगम्य होती है यानी परमिएबल होती है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है रक्षात्मक, यानी पूरी कोशिका को, जो भाई हमें नहीं दिया गया, जंतुओं को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि भैया सर्दी आएगी, खांस नहीं, सर्दी नहीं, मतलब तूफान आएगा, बारिश होगी, तो तुम अपने घर में छुप सकते हो, छुप सकते हो ना। पौधे जो है बाहर खड़े रहेंगे, उनको कौन सा तूफान, आंधी, तो उनकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है ना। तो उनकी कोशिकाओं को भगवान ने क्या किया? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रखी है। और वही क्या कहलाई? सेल वॉल। बैक्टीरिया कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रखी है सेल वॉल। फंगस भी ऐसे ही है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी, इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है बस। तो मेन काम क्या है इसका? रक्षात्मक कार्य है, ठीक है। ये क्या करती है? कोशिकाओं को की रक्षा करती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, भौतिक जो आघात होते हैं उनसे उनकी रक्षा करती है। हो गया। अब आगे बात करते हैं, अंदर चलते हैं, कोशिका के बाउंड्री से अंदर चलते हैं। अब जब अंदर चलेंगे तो इस पूरे अंदर की तरफ जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है, जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है, ऐसे पूरा भरा हुआ तो होता है जेली लाइक मटेरियल इस पूरी कोशिका के अंदर। जेली लाइक, जेली का मतलब ये होता है ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बल्कि कैसा है? चिपचिपा सा, सेमी सॉलिड टाइप का। जेली तो जानते होगे ना तुम लोग ना, चिपचिपा सा ऐसे, ठीक है। जैसे आप लोग उसमें केक वगैरह में देखते हैं, तो समझ लो कि तुमने केक देखा तो समझ लो तुमने कोशिका देखी। केक देखो, तुमने देखा होगा केक, तो केक में ऐसे एक वॉल होगी, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कभी कभी एक्स्ट्रा वॉल भी बनवा लेते हो, सेल वॉल मान लेना उसको। बीच में सेमी सॉलिड मटेरियल से ऐसे भरा रहता है ना, जो उसका बेस होता है, वो हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और उसी के बीच में आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा चेरी वगैरह कुछ सजाने के लिए बीच में बनाया जाता है, फूल वूल बनाया जाता है, वो समझ लो न्यूक्लियस है। और इसके चारों तरफ जो विभिन्न बहुत सारे चॉकलेट चिप्स होती हैं, बहुत सारा मटेरियल होता है, उससे क्या होता है? उसे डेकोरेट किया जाता है, वो समझ लो वही माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब भरे पड़े हुए हैं। तो अगर एक सेल को 3D स्ट्रक्चर में देखना है तो क्या करो? केक देखो। तो आज जाते वक्त देख लेना उसको और कल लेकर आना, मिलजुल के ले लेना। तो बात समझ में आ रही? तो इसी तरह से कैसा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल केक जैसा। अब मामला यहां पर भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी आए तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा जो मटेरियल जेली लाइक मटेरियल है, सेमी सॉलिड मटेरियल जो भरा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य किससे किससे बनता है? वाटर, वाटर तो होगा ही, वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं नोट करा दे रहा हूं। इसका कार्य क्या होता है? दो कार्य मुख्य होते हैं। पहला, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, जिंदा रहने के लिए जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो कहां होती हैं?
साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वो जगह होती है, वो स्थान होता है जहां पर सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, पहली चीज। दूसरा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग है, कोशिका के अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसो, सब नाम तो सुना होगा ना, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सारे कोशिकांगों को स्थान प्रदान करने का काम भी कौन करता है? कौन करता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सारे जैविक क्रियाओं का को स्थान प्रदान करना इसका काम है, जितने भी कोशिकांग होते हैं उन्हें स्थान प्रदान करना इसका काम है। बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिए कि कोशिका द्रव्य जेली के प्रकार का, जेली के प्रकार का पदार्थ है, पदार्थ है, पदार्थ है। तो कोशिका में, कोशिका में भरा होता है, भरा होता है। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य कोशिकांगों को स्थान प्रदान करना, कोशिकांगों को स्थान प्रदान करना, कोशिकांगों को स्थान प्रदान करना, करना होता है, करना होता है। तथा सभी जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाओं, सभी जैविक क्रियाएं इसी कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती हैं, कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती हैं। हो गया? नेक्स्ट, अब कोशिकांगों को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है कोशिकांग उनको देख लेते हैं। तो एक कोशिकांग पाया जाता है इसके अंदर जो काफी मशहूर है, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सुना है नाम इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। याद रख सको तो रख लो, क्या नाम है? सूत्र कणिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ज्यादा इसको याद रखो। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये तो पता है, तो क्यों पूछेगा क्वेश्चन? ठीक है, क्यों पूछेगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया जब पावर हाउस ऑफ द, तुम्हें पता है तो तुम फिर सभी आंसर दे लेंगे तो सब सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा और कोई, और कोई में क्या कि पावर हाउस ऑफ द सेल तो कहते हैं, ये तो हमने बहुत बचपन से सुना है, यही दो तीन बातें याद ही रह पाई हैं बायोलॉजी में। ठीक है, और सब तो भूल गई। यही दो तीन बातें, पावर हाउस किसे बोलते हैं, ठीक है, फिर दूसरा सेल, सेल वॉल किससे बनती है, ये सब तो याद है ना, तो तुमसे कभी क्वेश्चन इस पे नहीं पूछेगा।
क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर क्यों कहते हैं, और उस क्यों में बहुत सारे जवाब और बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं कि आखिर, और बिल्कुल इंटरेस्ट लेके समझिएगा, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम तो तुम निकाल ही लोगे, आए हो तो निकालने के लिए आए हो ना। किसी को शक है? किसी को शक है? नहीं, तुम्हें शक है? नहीं है ना? निकालना है ना? सच में तुम्हारे डाउट है अभी? जब आए हो तो निकालना ही है, सीधी सी बात है। जब भाई ओखली में सर दे लिए हो तो मूसल तो पड़ेगी लेकिन अच्छी तरीके से कुट के निकलना है इसमें से। शक मत पालना जिंदगी में, शक, देखो डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो, 100 बार सोचो कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। लेकिन एक बार जो है वो जब डिसीजन ले लो तो फिर अपने आप की भी मत सुनो और लग जाओ काम पे। और ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि, क्योंकि एक बार आप आ गए ना इस क्लास के अंदर, मतलब ये दरवाजा है ना, ये दरवाजा से पहले आने से पहले सोचो, लेकिन इस दरवाजे के आने के बाद ये सोच लो कि अब हमें न्यौछावर अपने आप को कर देना है। इसके लिए किसी भी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लो, करने से पहले सोचो, लेकिन कर रहे हो ना तो बिल्कुल डाउट मत लाना, नहीं तो वो काम भी नहीं होगा, और दूसरी चीज जो मिल रही थी वो भी नहीं होगी। आई बात समझ में? हर जिंदगी के हर काम के लिए ये बात याद रख लेना, करने से पहले सोचना है, करते वक्त नहीं सोचना है, फिर कर ही जाना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए तैयारी भी सोच लिया है तो अब पीछे हटना उठना नहीं है, ठीक है? कमजोरों वाले लक्षण नहीं है। इंसान जो है बहुत मुश्किल से पैदा किया गया है, पता है? हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाले यहाँ पे ज्यादातर लोग होंगे, सभी हिंदू माइथोलॉजी को माने। कोई मुस्लिम भी है? नहीं है। हिंदू मुस्लिम है तो क्यों बोल नहीं? तो शर्मिंदगी किस बात की है यार? ठीक है, तो डर हो रहा है क्या? तो हिंदू माइथोलॉजी में क्या कहा गया? इतने करोड़ करोड़ योनियों के बाद, कई करोड़ 84 लाख योनियों के बाद आपका जन्म हुआ है। समझो, कहा गया ना 84 लाख, मतलब अगर अब मरोगे तो 84 लाख के पहले गुजरोगे। कहीं भी चीटे बना के फिर जो कोई ऐसे मसल के चला जाएगा, कहीं सांप बन के टहल रहे होगे, कहीं छछूंदर बन के टहल रहे होगे। तो 84 लाख के बाद पैदा किए गए। अच्छा चलो, हिंदू माइथोलॉजी हो गई। मुस्लिम माइथोलॉजी क्या कहती है? मुस्लिम उसमें क्या किया जाता है? कुरान में लिखा हुआ है कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, अरबिक में, यानी सभी जीवों से श्रेष्ठ बनाए गए हो। मतलब तुम्हारे अंदर जो कैलिबर, श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि उस तरह से, मतलब जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज दी गई हैं वो किसी भी जीव को नहीं दी गई। ये भी बात सही है। और सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या है? ये ब्रेन है, ये मस्तिष्क है। और अगर तुम इस बात पे सोचते रहोगे कि करें ना करें, तो फिर तो इंसान वाला मामला नहीं है ना। जब आपको करने की, जब आपके अंदर ये दिमाग दिया गया है कि डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है, यही तो पावर आपको सब जानवरों से अलग कर देती है ना। तो जब ये डिसीजन मेकिंग पावर आपको दे दी गई है और आप डिसीजन करने में कैपेबल हो, तो पहले सोचो खूब डिसीजन लेने से पहले, लेकिन ले लो। तो फिर दूसरी चीज क्या दी गई है? हिम्मत। उस हिम्मत से जुट जाओ, ठीक है? तो बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी मिली है। बात समझ में आ रही? एक, अगर मुस्लिम माइथोलॉजी माने तो उसमें कहा जाता है सिर्फ एक ही बार जिंदगी मिले, इसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगी। पुनर्जन्म में वो विश्वास नहीं रखते। हिंदू में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ तो 7 जन्म है। जन्म 7 है, लेकिन जरूरी नहीं कि मनुष्य योनि मिले। कर्म तुम्हारे ऐसे है नहीं। भगवान इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्शन करेगा तुम्हारा और पूछेगा तुमने आईएएस बनने का डिसीजन लिया था, पीसीएस बनने का डिसीजन लिया था, और फिर पीछे लौट गए थे। अबे तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, तो मेरी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? तो तुम्हें अभी मानव नहीं बनाऊंगा। अब तुम जाओ कहीं पर भेड़ बकरी बन के टहलो,
तो अगर 7 जन्म है तो कर्म हमारे ऐसे नहीं कि मनुष्य योनि मिले, इसलिए जीवन ओवरऑल एक ही बार मिलना है। अगर तुम वो अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है दोबारा मिल जाए, हो सकता है देवता ही बन जाओ ना, देवता ही बना दिए जाओ, क्या बात है। तो इसलिए अपने डिसीजंस बढ़िया से लो और फिर जुट जाओ और फिर रुको मत जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लो। विवेकानंद जी का कोट है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग करिए, ठीक है, और जुट जाइए, रोकिए ओकिए मत। और कोई रोके नहीं हो पाता है, क्या बात कर रहे हो, तैयारी करते हो नहीं हो पाता, ठीक है। बड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जिनका होता है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जिनका होता है। ऐसे बोला जाता है ना घर में, डिमोटिवेट करने के लिए रिश्तेदार बोलते हैं, अरे उनकी ब्रीड ही अलग होती है। अरे उनसे कह दो भाई मुझे कहो, मेरी ब्रीड को क्यों कह रहे हो। बोल मतलब लोग जब इंसल्ट करने पर आते हैं भाई, जब छोड़ते उड़ते नहीं, हमारे पूरे खानदान को नाप देते हैं, उनकी ब्रीड ही अलग होती है। तो उनसे कह दो कि देखो भाई जिसकी ब्रीड अलग, ऐसे बताते हैं, वो रिश्तेदार, वो लड़का था, उसका जो देखा था ना, वो लड़का था बहुत ब्रिलियंट था, आईआईटी का था, हो नहीं पाया उसका। कहा जाता कि नहीं कहा जाता है, आईआईटी किया था नहीं हो पाया। मैं तुमको बता रहे हो तुम कुछ नहीं हो। बोले हम तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हो, पापा भी उसमें हाथ मिला रहा हूं, मैं तो कह रहा था ना करे। तो नाकामयाबी के हमेशा याद रख लेंगे, नाकामयाबी के कामयाबी के 100 बाप होते हैं। मतलब जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो वही रिश्तेदार आके कहेगा मैं तो जानता था, यही करने के लिए पैदा ही हुआ है और हम ही ने तो इसको इंस्पायर किया था। और फिर वो रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार होगा, उससे वो भी बताएगा मेरा बेटा था, मेरे बेटे का हुआ है। कह तो कहा भाई तुम्हारा बेटा तो वहां टहल रहा था, मतलब मेरे बेटे भाई का, चाचा का, लड़का का लड़की हुई है, ऐसा बताते हैं रिलेटेड। तो जब कामयाब हो जाओगे तो 100 लोग बाप बनने के लिए तैयार होंगे। और हमेशा याद रख लेना, मतलब ये बात बिल्कुल दिल से बता रहा हूं कि कामयाब लोगों के 100 बाप हो जाते हैं और नाकामयाबी हमेशा अनाथ होती है, अपना बाप भी इंकार कर देता मेरा लड़का नहीं है। फैक्ट बात बता रहा हूं, ये जिंदगी के ट्रुथ हैं, कंधे ट्रुथ। जब फेल होके जाओगे ना तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारे पापा भी कहता था एमबीए कर लो, कहता था एसएससी भर दो फॉर्म, लेकिन ये माना नहीं। कहता था शादी कर लो, लड़का मिल रहा था अच्छा, जितने में तुम्हारे पैसे खर्च किए उतने में तुम्हारी शादी हो जाती। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, रियलिटी है कि नहीं। तो अपने घर वाले ही छोड़ देते हैं। इसलिए भैया ये मैं डिसीजन ले लियो तो अब निकाल के छोड़ना, करोगे ना, करना है ना, हाँ करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा जाएगा सर क्यों कहा जाता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, तो क्वेश्चन का जवाब अब तुम लोग दे लोगे। और देखो कैसे मजेदार चीजें होती हैं, पहले इंटरेस्ट से पढ़ो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समझिएगा, अब ध्यान से समझिए, पेन रोक दो, पेन रोक दो, फिर बाद में नोट कर लेना, बहुत अच्छी चीज पढ़ाने वाला, अभी देखना तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऊर्जा आएगी। अब एक तो इससे मैं बड़ा परेशान हूं, तकनीक जो है काम की तो होती है, लेकिन अपना पुरानी वाली चीजें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में तुम चले जाओ और आज भी उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो वहां पे कहीं पर भी आपको ना लैपटॉप यूज करते दिखेगा, ना स्लाइड यूज करते हैं वो, ना किसी भी तरीके का कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वो आज भी जो है जो बोर्ड पर हमेशा किससे पढ़ाते हैं, चौक से, बड़ी बड़ी बोर्ड्स लगे होते हैं उस पर चौक से पढ़ाते हैं। वो अपना वो जो पुराना वाला जो है ना क्लासिक, उसे कभी खराब नहीं करते हैं। क्या उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, गरीब लोग। अपना वो मजा है ना, ऐसे मतलब पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, ऐसे अपना डायग्राम अलग अलग चौक से बनाओ और ऐसे रगड़ दो हाथ से, तो वो जब ऐसे लग के जाता है तो लगता है टीचर पढ़ा के आया है, ऐसे महसूस ही नहीं होता कहाँ से। तो फूड जो है जब हम कंज्यूम करते हैं तो फूड में याद रखिएगा, हमारे फूड में क्या क्या पाया जाता है, मैंने अभी बताया था, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है और फैट पाया जाता है। ये बात बताई थी ना मैंने आपको। हम लोग अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, प्रोटीन और फैट के बारे में बात नहीं करते, ध्यान से समझिएगा मजा आ जाएगा, ठीक है।
हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में पहुंचता है, हम मुंह में लेते हैं, तो मुंह में लेने के बाद हम इसे तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में जाता है, ठीक है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में जाता है, और वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर उसे क्या बना देते हैं, तोड़ तोड़ के उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल देते हैं। तो एक्चुअली जो हम खाना खा रहे हैं वो जटिल रूप में है, और हमारा शरीर उसे कैसा चाहता है, सरल रूप में। हमारा शरीर उसे कैसे चाहता है, सरल रूप में। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है, C6H12O6। आई बात समझ में, बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट अपने मुंह में डालकर खाते हैं, चबाते हैं, फिर बहुत सारा उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, तो किसमें अपने सरल रूप किसमें बदल जाता है, C6H12O6 में बदल जाता है। पिछली बात समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ गई बात समझ में, देखिएगा अभी जादू होने वाला है, ठीक है। तो C6H12O6 में बदल गई। अब ये जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में C6H12O6 में ये पहुंच गया ग्लूकोज, तो ये ब्लड के साथ मिलकर हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। किसके साथ मिलकर पहुंचता है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। पहुंच गया कोशिकाओं में, आई बात समझ में, ठीक है। फिर क्या होता है, हम अपने लंग्स से, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं ज्यादातर दे, ठीक है, ज्यादा लेना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। तो लिया हमने ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ब्लड के साथ मिलकर, ये ऑक्सीजन हमारे साथ लंग्स में मिलकर, लंग्स में ब्लड के साथ मिलकर कहां पहुंच गई, ये भी कोशिकाओं में पहुंच गई। तो हम लोग जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ये हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन हमारे रक्त वाहिकाओं में रक्त जो मौजूद होता है उसके साथ मिक्स हो जाती है, और मिक्स होकर कहां पे पहुंचती है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है। बिल्कुल बात क्लियर, कोई डाउट नहीं सबको, ठीक है। अब ये हमारे ब्लड के साथ मिलकर हमारी सेल तक पहुंच गई, तो इधर से ग्लूकोज पहुंचा और इधर से ऑक्सीजन पहुंची, ध्यान दीजिएगा। और ये जब हमारी कोशिका में दोनों पहुंचे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जब दोनों पहुंचे, तो ऑक्सीजन का काम होता है किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, उसका विघटन कर देना। आई बात समझ में। तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देती है, और टूटने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी, और साथ ही साथ याद रखिएगा जब कोई चीज टूटती है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। जब कोई चीज बनती है तो उसको बनाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और जब कोई चीज टूटती है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। ये दोनों लोग हैं, आपस में दोस्ती करना चाह रहे हैं, दोस्ती करने के लिए इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, चॉकलेट की फॉर्म में, डिनर की, लंच की फॉर्म में देनी पड़ेगी, समय की फॉर्म में एक दूसरे को ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा ऊर्जा उतनी घनिष्ठ मित्रता। लेकिन जब ये टूटेगी तो जितनी घनिष्ठ मित्रता उतनी ज्यादा ऊर्जा, ठीक है। फिर पता लगा कि एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, किसी के बाल पकड़ के जमीन पर गिरा दिया। जितनी घनिष्ठ ऊर्जा रहेगी, दोस्ती रहेगी, उसी हिसाब से ब्रेक भी होगी, होता है ना ये। तो कभी भी ऊर्जा, तो मामला यहां पर यह हुआ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की मदद से टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, और इसके साथ ही क्या प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी, या क्या प्रोड्यूस हुआ, ऊर्जा। बात समझ में आ गई। और ठीक है, और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ना, ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं कि आपके लंग से ऑक्सीजन पहुंची, आपके खाने से ग्लूकोज पहुंचा, तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इस प्रक्रिया को जानते हैं क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्वसन की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। असल में ये है श्वसन की प्रक्रिया। सांस हम ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया नहीं है। ये श्वसन की प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाली ब्रीदिंग है। ये क्या है, ब्रीदिंग की प्रक्रिया है।
कोशिका में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से टूटकर ऊर्जा उत्पादित करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन की प्रक्रिया। और अगर इसे और टेक्निकल टर्म में बात करें तो इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो एक डेफिनेशन यहां पर भी क्लियर हो गई। आप ये कहानी में बहुत सारे क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं, आप बस देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि कार्बोहाइड्रेट टूटकर बनता क्या है? ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे पहुंचता है? ब्लड का कार्य का क्वेश्चन भी आ गया। आया कि नहीं आया? ब्लड के एक कार्य में से ये भी है कि वो ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाती है। एक क्वेश्चन ये भी है कि कहां पे फेफड़ों, वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कैसे घुलती है, कहां घुलती है? तो बताएंगे लंग्स में। एक क्वेश्चन ये भी है कि नहीं है? ब्लड कौन ऑक्सीजन पहुंचाता है? ब्लड, ये भी एक क्वेश्चन है। ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ये भी एक क्वेश्चन। तुम्हारे एमपीपीसीएस के लेवल पे सब क्वेश्चंस हैं। और किसमें बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। क्या निकलता है इससे? बाई प्रोडक्ट, ऊर्जा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। इतनी बात बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर। चलिए, अब होता क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब हमारे पास ये इस वक्त जो ऊर्जा मौजूद है, हमारे पास जो इस वक्त ऊर्जा मौजूद है, ये असल में हमने जो खाना खाया था वो खाना पहले ग्लूकोज में बदला होगा, फिर उसके बाद हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा होगा, टूटा होगा और फिर ऊर्जा दे रहा होगा। तो एक मजेदार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मजेदार क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सर, जब मान लीजिए हमने दोपहर में खाना खाया था और 2 किलो खाना खा लिया था हमने, तो जब 2 किलो खाना खाया था तो एक साथ ही तो खाया था, एक साथ ही लगभग डाइजेस्ट भी हुआ होगा, ग्लूकोज में भी बदला होगा, एक साथ कोशिकाओं में भी पहुंचा होगा, एक साथ टूटा भी होगा और एक साथ ऊर्जा भी निकली होगी। तो ऐसी कंडीशन में हो तो यह जाना चाहिए कि यहां पे बैठे बैठे कुछ लोगों में जैसे माता आती है वैसे ऊर्जा आ जाए, आ जानी चाहिए। नहीं भाई, जब सब एक साथ ऊर्जा पहुंच रही तो ऊर्जा भी साथ आनी चाहिए। यहां पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे करने लगे, क्या हुआ? ऊर्जा आई है। लड़के साइकिल चला के यहां पर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, एक बार की ऊर्जा आ गई तो साइकिल के पैडल गड़ उड़ते हुए चले आए यहां पर। लेकिन पता लगा ऊर्जा खत्म हो गई, वो रिलीज ऊर्जा खत्म हो गई, पता लगा किसी नाले में ऐसे पड़े हुए हैं। क्या ऊर्जा खत्म हो गई? चार्जिंग लगाओ इनकी। यहां पे पढ़ते पढ़ते कुछ ऊर्जा हो गई, फिर ऐसे पड़े हुए हैं। ऐसा होना चाहिए ना, टेक्निकली तो बात यही होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इसका मतलब कोई दूसरा मैकेनिज्म भी कार्य करता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मतलब जो ऊर्जा रिलीज होती है ग्लूकोज के टूटने से, वो रिलीज तो होती है लेकिन हमें मिलती, यहीं पर ज्ञान है, लेकिन मिलती नहीं है। तो जब मिलती नहीं है तो जाती कहां है? तो जाती कहां है? यहीं पर आता है रोल माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ऐसे ऊर्जा तुम्हें मिल जाएगी तो तुम तो चार्ज होके उड़ जाओगे। आज कुछ लोग स्पेस में चले जा रहे हैं, ज्यादा खाना खा लिए हैं। आज दोपहर में वो डीबी मॉल में वो खिलाया छोला भटूरा, पता नहीं कौन सा, वो दिल्ली वाला समथिंग, दिल्ली समथिंग वाला था। हमने कहा बहुत दिन हो गया छोला भटूरा, इतना बड़ा भटूरा था वो। ठीक है, हम लोगों ने काफी काफी ले लिया था और उसमें इतना भटूरा था कि उसको मतलब बाद में छोड़ना पड़ गया हम लोगों की हालत। तो अगर ऐसा भटूरा खा लो तब तो स्पेस में ही पहुंच जाओ सीधे, इतनी ज्यादा ऊर्जा। तो अब ऐसा मान लीजिए, तो अब यहां पर खेल शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, फिर सारे पॉइंट मैं नोट करा दूंगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में एक मॉलिक्यूल होता है जिसे एडीपी बोलते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसे पीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआई, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और तीसरा मॉलिक्यूल होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 3 मॉलिक्यूल कहां मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों मॉलिक्यूल कहां मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। टेंशन हो रही है क्या? अरे सब याद हो जाए, तुम्हें याद करना ही नहीं है। कहता है क्या एमपीपीसीएस याद करके आओ? नहीं कहता है तो क्यों याद करोगी? जबरदस्ती टेंशन। इंसान जो है असल टेंशन से नहीं परेशान है, दूसरी टेंशनों से ज्यादा परेशान है। ठीक है, सही ना? घर में मतलब अपनी सक्सेस मिले ना मिले, दूसरा नहीं सक्सेस होना चाहिए, उससे सबसे ज्यादा पेन होता है। तो अब मामला यहां पर आ गया, नाम नहीं याद करना है आपको, बस समझना है। समझ हो गई तो ये जो एडीपी एटीपी इतनी बार मैं बोल दूंगा कि तुम्हें आज रात में भी यही याद आएगा, बिलीव करो। तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी कहां पे पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो होता क्या है, देखिए मजेदार बात, देखिए इंटरेस्ट लेके देखिए कि जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल टूटे, बहुत सारी एनर्जी निकली, तो ये एनर्जी आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है। डायरेक्ट नहीं मिलती है। डायरेक्ट मिल जाएगी तो वही होगा, एक्स्ट्रा चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ऐसा नहीं होगा। तो जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, असल में ये एनर्जी पहले यूज हो जाती है दो छोटे मॉलिक्यूल्स एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन करने के लिए। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए, एक दूसरे को ज्वाइंट करने के लिए आपस में जुड़ जाए। ज्वाइंट सही शब्द नहीं है, इसका शब्द होगा ऐड करने के लिए। दोनों को मतलब जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए आपस में यूज हो जाती है। हमेशा मैंने क्या बताया, जब दो छोटी चीजें मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो ऊर्जा यूज होती है। तो ये दो छोटी चीज है, एडीपी डाई फॉस्फेट। डाई का मतलब दो फॉस्फेट हैं। कितने फॉस्फेट हैं? दो फॉस्फेट हैं। और ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट है। तो 2 + 1 3, और 3 जब ये आपस में जुड़ गए तो ये कन्वर्ट हो गए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट। आई बात समझ में? यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। जुड़ने के लिए चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा कहां से मिल रही है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो ऊर्जा निकली वो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देती है, और जब जोड़ देती है तो जोड़ने से दो फॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ और जुड़ जाता है, तो किसमें बदल जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। आ गई बात समझ में? और ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में, ये एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो क्वेश्चन एक और आ गया कि हमारे शरीर में, कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संरक्षित होती है? एटीपी की फॉर्म में। क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया? किस फॉर्म में संरक्षित होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी किससे बनता है? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने से। इसे जोड़ने के लिए ऊर्जा कहां से आती है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन से आती है। सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सब लोगों को? पीछे तक बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ठीक है। जोड़ने के लिए ये एनर्जी कहां से आती है? श्वसन प्रक्रिया से। क्लियर हो गई बात? श्वसन प्रक्रिया में। अब मान लीजिए ये स्टोर हो गई। आज मान लीजिए जो दोपहर में आपने खाना खाया तो उससे 1000 एटीपी बन गई। 1000 एटीपी दोपहर के खाने से बन गई। अब आप आ रहे हो, घर से चले आ रहे हो, यहां पर आने के लिए, आने में आपको ऊर्जा की जरूरत है। तो जब ऊर्जा की जरूरत है तो आप कहोगे एटीपी ऊर्जा दो मुझे, अपनी कोशिकाओं से कहोगे ऊर्जा दो। तो ऊर्जा किस फॉर्म में स्टोर है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर है। तो जब एटीपी की फॉर्म में स्टोर है तो क्या होता है कि जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से ये एटीपी क्या होती हैं? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में फिर से क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। और टूट कर ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करती हैं, और ये एनर्जी आपके डेली यूज में, डेली जो फंक्शन है उसमें क्या होता है? यूज हो जाती हैं। तो मान लीजिए सुबह के
दोपहर के खाने से जो ऊर्जा निकली थी उससे 1000 एटीपी बन गई। ध्यान से समझिएगा। और यहां से चलकर आपको आना है और आने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो मान लो 200 एटीपी है, तो 200 एटीपी खर्च हो गई। 200 एटीपी फिर कन्वर्ट हो गई एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, बदल गई। फिर यहां पे पढ़ाई की आप लोगों ने, 500 एटीपी खर्च हो गई, यानी 500 एटीपी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में फिर से बदल गई। घर गए 200 और खर्च हो गई। अब रात में जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास सिर्फ 100 एटीपी बची हैं। अब फिर आप 3 किलो खाना खा लिए, खा लिए, यानी एटीपी टूट, जितनी जरूरत हो रही है उतनी टूट रही है और उतनी ऊर्जा आपको दे रही है, एक साथ ऊर्जा नहीं दे रही है। और जब यही एटीपी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाती है, ठीक है, और जब ये कम हो जाती है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की संख्या बढ़ जाती है, एटीपी की संख्या घट जाती है, तो फिर आप क्या करते हो, रात का डिनर कर लिए। जब डिनर कर लिए फिर से ये ऊर्जा बनी, फिर ये क्या करेगी, उसको चार्ज कर देगी, एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर फिर एटीपी में कन्वर्ट कर देगी, वो रात भर काम करेगी। फिर रात सुबह उठकर जब रात भर खत्म हो जाएगी, सुबह का फिर नाश्ता, फिर वो ऊर्जा बनेगी, फिर वो एटीपी में उसको बदल देगी। फिर दिन भर दोपहर तक उसे खर्च करोगे, फिर लंच आ जाएगा, और यही प्रोसेस चलती रहती है। बात समझ में आ रही है? तो आपको जब जरूरत पड़ रही है, आपने क्या हुआ, दोपहर के खाने से 1000 एटीपी कमाई, लग रहा है ना कि आपने कमाई, 1000 एटीपी कमा ली, हमने कमा ली। और जब जरूरत पड़ रही है, हमें चलने के लिए चाहिए, 200 खर्च कर दी, पढ़ने के लिए 500 खर्च कर दी, जाने के लिए 200 खर्च कर दी। तो ये खर्चा वाला मामला ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि 1000 की नोट रखी थी, 200 आने में खर्च की, 500 पढ़ने में खर्च की, 200 जाने में खर्च की। करेंसी जैसी नहीं लग रही है? लग रहा है ना करेंसी जैसी है? सबको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मास्क वाले भाई, लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुम्हें करेंसी जैसा? लग रहा है ना? सही में खर्च कर रहे हो ना, जो कमाया तुमने खाने से वही खर्च कर रहे हो। क्वेश्चन यहीं पर, विच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी? कौन सा अणु आपके शरीर में ऊर्जा मुद्रा कहलाता है? एटीपी। ये क्वेश्चन है, आई बात समझ में? कम से कम आपने देखा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपके बना दिए, ठीक है, आपके एमपीपीसीएस के स्टैंडर्ड के। समझ में आ गई बात? तो एनर्जी करेंसी कौन कहलाती है? अब सुन लो, एनर्जी करेंसी कौन कहलाती है? एटीपी कहलाती है। एटीपी किसमें टूटती है? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में कौन सा ऊर्जा खर्च होती है, लगती है? श्वसन प्रक्रिया वाली। श्वसन प्रक्रिया हमें कहा क्या होती है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ग्लूकोज के टूटने से कौन सी गैस निकलती है? देखो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी सेल्स में पहुंचा तो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में आई, लंग्स से हमने बाहर निकाल दिया। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? अब जरा देखो ध्यान से, ऊर्जा बन कहां रही है, एटीपी बन कहां रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान से जवाब देना, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा बन कहां रही है? ऊर्जा रिलीज कहां से हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया ना। ऊर्जा स्टोर कहां हो रही है? तो भैया, जहां पे बिजली बनती है, जहां बिजली स्टोर होगी, जहां बिजली निकलेगी, जाएगी, उस जगह को क्या बोलते हो? पावर हाउस ना। तो शरीर का पावर हाउस क्या कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में? अब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों कहते हैं? समझ में आ गई बात ना? क्योंकि सारा ऊर्जा का खेल कहां से हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है। और 10 क्वेश्चन आपने इससे तैयार कर लिया। अब जल्दी से इसे नोट कर डालिए, फिर कुछ पॉइंट्स में नोट करा दे रहा हूं। पूरा कुछ हो गया है क्या? पॉइंट बता दें ना? ना, वो तो मैं लिखवाऊंगा। इसे भी अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो 2 मिनट में जल्दी से, ये मैं कह रहा हूं। वो तो मैं लिखवाऊंगा ही, परेशान मत हो।
क्या होता है बताओ? क्या होता है? प्रोटीन के बाद क्या लिखा है? एफ, फैट, वसा। फैट, वसा। फैट नहीं जानती हो? लड़कियां तो बहुत अच्छे से जानती हैं इसे। हैं? जैसे मैं पढ़ाऊंगा, अभी मुझे एक क्लास और लेनी है ऑनलाइन। मेरा गला हो गया बिल्कुल ऑफलाइन। हो गया? हाँ, तो नोट कर लीजिए इसके पॉइंट। इसमें ये सब पॉइंट मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, जब रेस्पिरेशन वगैरह सब पढ़ाऊंगा ना, तो उस वक्त नोट करेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि नोट कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा गृह कहते हैं। दूसरा, ऐसा पॉइंट वाइज लिखा करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पॉइंट वाइज आपको याद रखना है ना। फिर लिखिएगा दूसरा पॉइंट, श्वसन प्रक्रिया, कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित ऊर्जा, उत्पादित ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा से एटीपी का निर्माण होता है। से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख लोगे ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कॉमा एटीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर निर्मित होती है, से मिलकर निर्मित होती है एक ग्लूकोज के टूटने से, एक ग्लूकोज के टूटने से, एक ग्लूकोज अणु के टूटने से, एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से, वहीं हो अभी, क्या बोला, पद इनको बोल दो जरा। क्या लिखा है आगे? एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अणुओं का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ही तो लिखवा ही दिया है। और ये वो वाला बाद में कर देंगे। एटीपी के टूटने से ऊर्जा मिलती है, ये भी लिख लिया है, लिख लिया ना। तो बस इतने पॉइंट्स इसके हो गए। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेस्पिरेशन, और जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे ना तो उस वक्त डिटेल में इसको देखेंगे, फिर उस वक्त नोट करेंगे। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए, तो आपको समझ में आया बिल्कुल। अब घर पर अब जब जाएंगे ना तो देखो, अब जब तुम कुछ काम कर रही होगी तो भी सोचोगी एटीपी खर्च हो रही है, फिर खाना खाओगे आज अब एटीपी बन रही है। ठीक है, चलो आज यहां तक रखते हैं, आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं, 100% बिल्कुल क्लियर है, सही है। अभी बहुत अच्छे अच्छे और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको। कम से कम अपनी, भाई क्यों सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि आप अपने बारे में तो जानिए। हम पता नहीं किस दुनिया में है, अपने बारे में नहीं जानते, कहते हैं टफ है, कुछ टफ नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। क्यों कहा जाता है, इस पर ध्यान दे दोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रटने से कोई भी बायोलॉजी या रटने से कोई भी साइंस नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, वेलकम।